चलिए दोस्तों, हम लोग मैकियावेली के सेकंड पार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम जो मैकियावेली है उसकी जो पुस्तकें हैं, द प्रिंस और डिस्कोर्सेस ऑन द लिवी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द डिस्कोर्सेस ऑन द लिवी एंड एक उसकी जो पुस्तक है कौन सी है, द प्रिंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिंस और द लिवी। तो द प्रिंस पुस्तक में उसने राजतंत्र की वकालत की है, राजतंत्र की वकालत की है, जबकि द लिवी में वो गणतंत्र को आवश्यक मानता है या गणतंत्र की वकालत करता है। और उसमें भी, गणतंत्र में भी वो रोमन गणतंत्र को आइडल मानता है। लेकिन मैकियावेली बोलता है कि द लिवी जहां पर गणतंत्र होगा वहां पर लोग अच्छे होंगे। लोग कैसे होंगे? लोग अच्छे होंगे, लोग सद्गुणी होंगे। तो जहां जिस राज्य में लोग अच्छे हैं, लोग सद्गुणी हैं, वहां पर तो आप गणतंत्र से रूल कर सकते हैं, है ना। लोगों के पास स्वतंत्रता होगी, लोगों के पास जो नागरिक हैं उनके पास स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, और समानता के साथ साथ वहां पर अधिकार भी उनको दिए जाएंगे। ये कहाँ होगा? गणतंत्र में होगा। लेकिन उसकी एक शर्त है कि लोग वहां पर अच्छे होने चाहिए। और ये मैकियावेली का आइडल स्टेट है, मैकियावेली का ये आइडल स्टेट है। लेकिन प्रिंस में ये राजतंत्र की बात करता है, राजतंत्र की बात करता है, और राजतंत्र की बात करता है जहां पर निरंकुश शासन होगा, निरंकुश शासन होगा, निरंकुश शासन होगा। और यहाँ पर शक्ति के माध्यम से या डंडे के बल पर लोगों को रूल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग सद्गुणी नहीं, है ना। यहाँ पर लोग सद्गुणी नहीं है, यहाँ पर लोग दुर्गुणी है ना। यहाँ पर लोग दुराचारी हैं। इसलिए जो मैकियावेली है वो प्रिंस में राजतंत्र की व्यवस्था करता है। और उसका मानना था कि जो तत्कालीन इटली है वहां पर भी राजतंत्र आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग सद्गुणी नहीं है। तो उन्हें सद्गुणी बनाने के लिए राजतंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए। और ये आइडल है जो द लिवी है, जिसमें गणतंत्र की बात की गई है और जिसमें राजतंत्र की बात की गई है प्रिंस, ये प्रैक्टिकेबल है। तो चलिए, यही है, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कैसे है सिस्टम पूरा। तो राजनीतिक विचारों के संदर्भ में द प्रिंस एवं लिवी महत्वपूर्ण है। प्रिंस में सशक्त एवं निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया है, वही बात है। लिवी में गणराज्य की व्यवस्था का समर्थन किया गया है। प्रथम में एक व्यक्ति का शासन, जबकि दूसरी पुस्तक का विषय स्वतंत्र नागरिकों द्वारा साम्राज्य का सृजन करना बताया गया है। प्रिंस में इटली के पतनशील व्यवस्था का चित्रण किया गया है, जहां व्यवस्था स्थापना के लिए निरंकुश राजतंत्र की आवश्यकता है, जबकि लिवी प्राचीन रोमन गणराज्य से प्रभावित है। मैकियावेली रोमन गणराज्य की स्वतंत्रता एवं स्वशासन को आदर्श मानता है। द प्रिंस में मैकियावेली का आदर्श शासक है फ्रांस का सीजर बोर्जिया, वहीं प्रिंस फ्लोरेंस के शासक लोरेंजो दी मेडिची को समर्पित है। लोरेंजो ने उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया, ना कि मैकियावेली का कुछ बना, ना इटली का एकीकरण हुआ। तो लोरेंजो ने मैकियावेली का जो आशाएं थी उस पर पानी फेर दिया, तो इससे ना मैकियावेली का कुछ हुआ और ना इटली का एकीकरण हो पाया। द प्रिंस का इटालवी भाषा में शीर्षक क्या है? इल प्रिंसिप है। इस ग्रंथ में 26 अध्याय हैं, जिनके 3 भाग हैं। पहला है राजतंत्र, दूसरा किराए की सेना कॉन्डोडरी, और चौथा है राज दर्शन की व्याख्या। तो हम आगे चल के हम लोग किराए की सेना या भाड़े की सेना के बारे में पढ़ेंगे, जिसका जो मैकियावेली है वो विरोध करता है। क्यों? क्योंकि भाड़े की सेना नहीं होनी चाहिए। भाड़े की सेना होगी तो बिकाऊ सेना होगी, है ना। जहाँ पैसा देखेगी वहीं पर बिक जाएगी। और दूसरी चीज, इसके अंदर कोई उत्साह नहीं होगा, लड़ने का कोई जोश नहीं होगा, है ना, कोई मकसद नहीं होगा। तो कंडोडरी यानी किराए की सेना की बजाय कौन सी सेना होनी चाहिए? नागरिक सेना होनी चाहिए, देश प्रेमी सेना होनी चाहिए, जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। कोकर क्या कहता है कि इस प्रिंस प्रिंस प्रसिद्ध कृति को इसलिए आधुनिक कहा जा सकता है क्योंकि इसके निष्कर्षों की पुष्टि इतिहास और समकालीन राजनीति के संदर्भों से की गई। प्रिंस में राज्य की एकता एवं सुरक्षा पर जोर दिया गया है, वहीं द डिस्कोर्सेस में आजादी एवं स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। तो अब एकता एवं सुरक्षा प्रिंस में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो दुराचारी हैं, है ना, सद्गुणी नहीं है। तो अब यहाँ पर दुराचारी हैं, लोभी हैं, है ना, कपटी हैं। तो ये जो है तो एकता अखंडता को नहीं बनाए रखेंगे, है ना, ये कहीं भी टूट जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि एकता एवं सुरक्षा बनी रहे। प्रिंस के सिद्धांत थेसिमरेकस यानी शक्ति ही सत्य है के विचारों से मेल खाता है। तो
थ्रेसिमेकस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रियलिज्म है उसके थिंकर्स हैं ये प्राचीन काल के। तो उनकी जो सिद्धांत है कि सत्य ही शक्ति है, शक्ति ही शक्ति ही शक्ति है, शक्ति ही सत्य है से मेल खाता है। यथार्थवादी होने के कारण मैकियावेली राजनीति एवं राज्य को शक्ति के संदर्भ में समझता है, राजनीति एवं राज्य को शक्ति के संदर्भ में समझता है तथा उसकी नजर में अच्छा सैनिक संगठन व अच्छे शस्त्र उतने ही जरूरी होते हैं जितने जरूरी अच्छे कानून होते हैं। तो आपको अच्छा सैनिक, अच्छा संगठन और अच्छे शस्त्र के साथ साथ आपको अच्छे कानूनों का भी ज्ञान होना चाहिए, आपके पास अच्छे कानून भी होने चाहिए। फिर ग्रामसी क्या कहता है कि द प्रिंस के बारे में मूल बात यह है कि यह एक व्यवस्थित नहीं है, यह एक व्यवस्थित नहीं बल्कि जीवित रचना है, यह एक व्यवस्थित नहीं बल्कि जीवित रचना है जिसमें राजनीतिक विचारधारा एवं राजनीति विज्ञान के मिथक हैं का नाटकीय रूप धारण किया गया है। तो ग्रामसी ने भी आगे चल के हम लोगों ने पढ़ भी चुका है कि द मॉडर्न प्रिंस करके एक पुस्तक लिखी थी, जहां पर जो ग्रामसी का प्रिंस था वो कोई व्यक्ति नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट जो पार्टी थी वही मॉडर्न प्रिंस थी। द डिस्कोर्सेज ऑन लिबी में वर्णित गणतंत्री व्यवस्था को ही वो अपना सर्वोच्च आदर्श राज्य मानता है, जैसे प्लेटो फिलोसोफर किंग को मानता है, अरस्तु पॉलिटी को मानता है, ऐसे ही जो मैकियावेली है वो गणतंत्री व्यवस्था को यानी कि रिपब्लिक को सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च अपना आइडल सिस्टम मानता है। गणतंत्री राज्य के लिए वह स्वतंत्र राज्य शब्द का प्रयोग करता है, जबकि राजतंत्र के लिए परतंत्र राज्य का प्रयोग करता है। तो ये राज्य परतंत्र होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर निरंकुशता होगी और जो लोग होंगे वो परतंत्र होंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ भी हो जाए वो राजा के जो नियम हैं या राजा के जो है ना आदेश हैं उनकी वो अवहेलना नहीं कर सकते। स्वतंत्र राज्य में लोग सद्गुणी होते हैं तथा वे स्वेच्छा से कानूनों का पालन करते हैं, जबकि परतंत्र राज्य में लोग सख्ती व दंड के भय से ऐसा करते हैं। तो स्वतंत्र राज्य में लोग सद्गुणी हैं इसीलिए वे स्वेच्छा से कानूनों का पालन कर रहे हैं, लेकिन परतंत्र राज्य में लोग सख्ती व दंड के भय से ऐसा करते हैं। आजादी के लिए सद्गुण आवश्यक। फिर अरस्तु के समान मैकियावेली भी मिश्रित संविधान का पक्षधर था। उन्होंने जो रोमन गणराज्य को मिश्रित सरकार का अच्छा उदाहरण बताया है। अरस्तु की तरह ही वे इतिहास के चक्रीय सिद्धांत में भी विश्वास करता है, जिसका तात्पर्य है परिवर्तन असंभावी है, यानी कि परिवर्तन तो होगा ही, परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता है। कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं है, चाहे गणतंत्र हो या राजतंत्र। डिस्कोर्सेज में उन्होंने जनता की हिस्सेदारी, गणतांत्रिक आजादी व जन अधिकारों का जोरदार समर्थन किया है। उन्हें चुनाव में बड़ी आस्था थी। प्रिंस के मुकाबले मजिस्ट्रेटों के चुनाव में जनता कम गलती करती है। मैकियावेली चर्च व पादरियों के अलावा सामंती कुलीन तंत्र का भी विरोधी था। तो एक तो कॉन्डोटरी सिस्टम, दूसरा कुलीन तंत्र का भी विरोधी था। क्यों विरोधी था कुलीन तंत्र का? क्योंकि ये लोग निरंकुश एवं स्वतंत्रता विरोधी होते हैं। ये लोग निरंकुश होते हैं, दूसरा ये लोग सत्ता विरोधी होते हैं, स्वतंत्रता विरोधी होते हैं, सत्ता के तो ये पक्षधर होते हैं। जबकि मैकियावेली का आदर्श गणराज्य जो मैकियावेली का आदर्श है वो गणराज्य एवं स्वतंत्रता है। उनका मानना है कि गणतंत्र राजशाही की तुलना में अधिक स्वस्थ एवं सफल होता है। तो हमने एक स्वस्थ और अस्वस्थ राज्य के बारे में पढ़ा था जब हम लोगों ने आई थिंक प्लेटो को पढ़ा था, तब हमने स्वस्थ एवं अस्वस्थ राज्य के लिए अस्वस्थ राज्य के बारे में पढ़ा था, तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं। तो गणतंत्र राजशाही की तुलना में अधिक स्वस्थ एवं सफल होता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता है ना, लोगों के अंदर समानता है, न्याय है, तो ये ज्यादा स्वस्थ है। यहाँ पर लोग फिल्ट्रेशन कर लेंगे, अपने आप को स्थिर कर लेंगे। हाँ, तो ये है गणतंत्र ज्यादा स्थिर है, सुरक्षित है और विस्तारवादी है। मैकियावेली अरस्तु की तरह मिश्रित संविधान वाले गणतंत्र को श्रेष्ठ शासन मानता है। डिस्कोर्सेज में वह कहता है कि जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है, जनता की आवाज ईश्वर की आवाज होती है। जनता का शासन यानी गणतंत्र प्रिंस के शासन यानी कि राजतंत्र से अधिक उपयुक्त है। लेकिन इटली में ऐसा कर पाना संभव नहीं था, क्योंकि वहां के लोग दुराचारी थे उस समय। तो मैकियावेली का आदर्श गणतंत्र क्या था? रोमन साम्राज्य, हमने बताया भी था। प्रिंस और डिस्कोर्सेस परस्पर भिन्न या विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों में मानव स्वभाव को व्यक्तिवादी, प्रतिस्पर्धी, क्रूर एवं बेईमान माना गया। तो अब शासन प्रणालियों का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो हम लोगों ने शासन प्रणालियों का वर्गीकरण इसमें देखते हैं, चलिए थोड़ा सा। तो इसमें जो वर्गीकरण का आधार क्या है? लोगों का चरित्र, कैरेक्टर क्या है, वो तो आधार है वर्गीकरण का। हमने जब प्लेटो पढ़ा था तो उसमें देखा था कि उसने दो आधार बताए थे। एक तो संख्या बताया था, दूसरा उसने क्या बताया था कि स्टेट लॉफुल है या अनलॉफुल है,
तो 2 आधार बताए थे। इस तरह अरस्तु, अरिस्टोटल ही बताता है, अरिस्टोटल। तो ये पहला तो ये भी संख्या बताता है, संख्या के आधार पर वर्गीकरण होगा राज्यों का या कि संविधान का। दूसरा जो अरिस्टोटल बताता है वो क्या था, वो था उद्देश्य क्या है ना, कि वो स्वहित में रूल कर रहे हैं या परहित में रूल कर रहे हैं। तो उद्देश्य भी महत्वपूर्ण था। अब इसमें देखते हैं, तो ये अब जो मैकियावेली है, अब ये मानव के चरित्र को, मानव के यानी लोगों के चरित्र को आधार मानता है वर्गीकरण का, शासन प्रणालियों के वर्गीकरण का आधार लोगों का चरित्र मानता है। तो उसका मानना था कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसी राजा होगी वैसा ही, जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा। तो लोगों का चरित्र महत्वपूर्ण है। तो सद्गुणी लोगों के लिए गणतंत्र, बुरे लोगों के लिए राजतंत्र उपयुक्त शासन व्यवस्था है। गणतंत्र ये आदर्श रूप है, यहाँ सद्गुणी एवं सदाचारी लोगों के लिए उपयुक्त है। रोमन साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण है। वर्णन इसका डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी में किया गया है, और लिवी में नागरिक मांगों व अधिकारों का वर्णन किया गया। राजतंत्र ये व्यवहारवादी रूप है, भ्रष्ट एवं लोभियों हेतु है ये, इटली के लिए उपयुक्त है। वर्णन इसका द प्रिंस में मिलता है। द प्रिंस में राजा के गुणों, कर्तव्य व शासन कला का वर्णन किया गया। अब मैकियावेली के अनुसार सरकारों का वर्गीकरण तो हमने देख लिया था कि प्लेटो और अरिस्टोटल किस प्रकार से, किस आधार पर सरकारों का वर्गीकरण करते हैं। अब हम मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे। तो शासन तंत्रों के अलावा सरकारों का वर्गीकरण मैकियावेली ने इस उद्देश्य से किया है कि शासन की आदर्श शासन व्यवस्था को कायम रखा जा सके। उसने अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेस ऑन लिवी में सरकारों का वर्गीकरण किया है। अरस्तु का अनुसरण करते हुए उसने सरकारों का शुद्ध एवं अशुद्ध रूप मानकर 6 भागों में इसका विभाजन किया है। तो पहला तो है सामान्य रूप। तो मोनार्की सामान्य रूप है, मोनार्की सामान्य रूप है, लेकिन इसका विकृत रूप यानी परवर्टेड फॉर्म क्या है, टायरनी है, यानी निरंकुश तंत्र। कुलीन तंत्र यानी एरिस्टोक्रेसी ये सामान्य रूप है, लेकिन ओलिगार्की ये बिगड़ा हुआ रूप है। फिर गणतंत्र, ये तो इसको तो बेस्ट मानता है मैकियावेली, तो ये सामान्य रूप है। और भीड़ तंत्र यानी डेमोक्रेसी ये इसका विकृत रूप है। तो डनिंग क्या कहता है कि अरस्तु की भांति मैकियावेली का झुकाव गणराज्य व्यवस्था की ओर, और इस संदर्भ में उसके विचार यूनानियों से मिलते जुलते हैं। गणतंत्र व राजतंत्र का समर्थन, मैकियावेली कुलीन तंत्र का कट्टर विरोधी था, कुलीन तंत्र का कट्टर विरोधी था, यानी ये अरिस्टोक्रेसी का कट्टर विरोधी था। तो उसका कहना था कि यह मैकियावेली ने गणतंत्र का जहां संभव हो और राजतंत्र का जहां आवश्यक हो समर्थन किया। तो मैकियावेली ने, है ना, wherever possible रिपब्लिक एंड wherever necessary monarchy, wherever possible you have to bring republic and wherever necessary you have to bring monarchy but in no case aristocracy। किसी भी हालत में कुलीन तंत्र लाना नहीं है, जहां संभव हो गणतंत्र लाओ, जहां आवश्यक हो राजतंत्र लाओ, लेकिन कुलीन तंत्र किसी भी सूरत पे नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुलीन तंत्र को राजतंत्र और मध्यम वर्ग का विरोधी मानता है। कौन? जो मैकियावेली है वो कुलीन तंत्र को, एरिस्टोक्रेसी को राजतंत्र और मध्यम वर्ग का विरोधी मानता है। इसलिए कहता है कि wherever possible bring republic, whenever necessary bring monarchy but in no case oligarchy, sorry in no case aristocracy। फिर मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार क्या हैं? तो मैकियावेली राज्य संबंधी विचारों को देखते हैं। तो बेसिकली जो मैकियावेली है ये बेवेरियन कॉन्सेप्ट मैकियावेली ये बेवेरियन कॉन्सेप्ट देता है राज्य के संबंध में, बेवेरियन कॉन्सेप्ट देता है राज्य के संबंध में। अब ये बेवेरियन कॉन्सेप्ट क्या था इसको देखते हैं। तो जर्मनी का ये एक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक था जो बेवेरियन है। उसने कहा था कि राज्य सर्वोच्च दंडाधीश है, राज्य सर्वोच्च दंडाधीश है, राज्य सर्वोच्च दंडाधीश है, यानी राज्य ही सुप्रीम अथॉरिटी होने वाली है। सर्वोच्च दंडाधीश है यानी सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? राज्य। तो अंतिम निर्णय करने का अधिकार किसको है? राज्य को है। तो हम देखते हैं कि जब हरियाणा में खाप पंचायतें लगती हैं, जब वो निर्णय देती हैं तो उनको निर्णय को स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि खाप पंचायतों का काम नहीं है निर्णय देना। निर्णय देना किसका काम है ना? कोर्ट का, या सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, किसी का भी। ठीक। फिर जो मुस्लिम पर्सनल जो एक्ट है जिसमें बहुत सारे जो इलीगल उसमें मतलब व्यवस्थाएं हैं, तो उसको जब वो देते हैं कोई है ना इंडिविजुअल लेवल पर कोई निर्णय देते हैं तो उनको मान्य नहीं किया जाता। जैसे फतवा जारी कर दिया तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, है ना। उसकी संवैधानिक कोई वैलिडिटी नहीं होती है। फतवा जारी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य ने नहीं ऐसा कुछ किया है, उसको उसकी राज्य की वैलिडिटी नहीं है। तो बेवेरियन कॉन्सेप्ट देता है कौन? मैकियावेली, यानी कि राज्य सर्वोच्च
दंडाधिकारी है और राज्य ही सबके केंद्र में है। चलिए इसको और देखते हैं। तो इसमें मैकियावेली अपने आदर्श राज्य को कॉमनवेल्थ कहता है, कॉमनवेल्थ कहता है। हॉब्स भी राज्य को कॉमनवेल्थ कहता है। मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य की आधुनिक अवधारणा का प्रयोग किया, जिसमें राज्य का अर्थ है मुख्यतः बेवेरियन अर्थ में, है ना, बेवेरियन अर्थ में ये प्रयोग करता है। हमने देखा भी था बेवेरियन क्या है, कि राज्य सर्वोच्च दंडाधिकारी है, एक तरह का गैर व्यक्तिगत शासन जिसके पास बाध्यकारी शक्ति का एक विशेष क्षेत्र होता है या एक क्षेत्र विशेष में विशेषाधिकार होता है। तो ये एक तरह का गैर व्यक्तिगत शासन जिसके पास बाध्यकारी शक्ति का एक क्षेत्र विशेष में एक अधिकार होता है। जैसे अगर क्षेत्र विशेष यानी कि न्याय के क्षेत्र में जुडिशरी का होगा, है ना, फिर एग्जीक्यूशन के क्षेत्र में एग्जीक्यूटिव का होगा, लेजिस्लेशन के क्षेत्र में लेजिस्लेटर का होगा। तो मैकियावेली राज्य सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से श्रेष्ठ है, तो राज्य सर्वोच्च है ना, राज्य सर्वोच्च है। तो पहले हम लोग क्या देखते थे, पहले जो चालक थे प्लेटो या अरिस्टोटल, ये राज्य को क्या मानते थे, राज्य को एक नैतिक संस्था मानते थे, है ना। और राज्य को नैतिक संस्था ये क्यों मानते थे, क्योंकि राज्य हमें पॉलिटिकल स्फीयर में पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और यहाँ से हम अपने नैतिक गुणों का डेवलप कर लेंगे, इसलिए इसे नैतिक संस्था माना गया। लेकिन अब मैकियावेली कहता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, जिसका निर्माण, है ना, लोगों ने लालच के कारण, है ना, अपने हित को साधने के लिए किया था। तो इस प्रकार अगर मैकियावेली कह रहा है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, तो वो दैवी जो उत्पत्ति का सिद्धांत है उसको स्वतः ही नकार देता है। तो वो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत को नकार देता है और उसका मानना था कि राज्य कृत्रिम है और व्यक्ति में जब लालच उपजा तभी राज्य का निर्माण हुआ। राज्य सर्वोच्च सत्ता है। लेकिन एक चीज और है, अगर संप्रभुता का कॉन्सेप्ट कहीं आए कि अगर सबसे पहले संप्रभुता का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो मैकियावेली ने कह तो दिया कि राज्य सर्वोच्च है, लेकिन संप्रभुता का सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बोधिन ने दिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैकियावेली ने राज्य को साध्य व साधन दोनों ही रूपों में स्वीकार किया, राज्य साधन भी है, राज्य साध्य भी है ना, ये भी है। मैकियावेली राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है जिसे मनुष्य ने अपने असुविधाओं को दूर करने के लिए बनाया था। मैकियावेली राज्य के आविर्भाव का कारण मनुष्य का स्वार्थ मानता है, यानी राज्य क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे अंदर लालच पैदा हुआ और इसी कारण राज्य की मुख्य विशेषता उसका निरंतर विस्तार करना है। तो जैसे जैसे हमारा लालच बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपने और ज्यादा भौगोलिक एरिया को अपने क्षेत्र में लेना चाहेंगे। तो ये लालच जैसे जैसे बढ़ेगा, राज्य वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। रस्तों की भांति मैकियावेली राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से उच्चतर स्थान प्रदान करता है। समस्त संस्थान राज्य के प्रति उत्तरदायी है, जबकि राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। मनुष्य का सर्वोच्च कल्याण राज्य के अतिरिक्त और कोई संस्था नहीं कर सकती है। व्यक्ति का कर्तव्य है कि राज्य के हितों के सामने अपने हितों की चिंता ना करे। तो स्टेट के हित के आगे आप अपने हित को ना रखें। मैकियावेली स्वतंत्र सहमति राज्य की आधारशिला और छल कपट तथा हिंसा कुछ असाधारण उपचार है। स्वतंत्र सहमति राज्य की आधारशिला है और छल कपट व हिंसा कुछ असाधारण उपचार है। मैकियावेली मनुष्य एक राजनीतिक जीव है और गैर राजनीतिक उद्देश्य और मूल्यों की घोषणा करना भी धोखा और धूर्तता है। इसको एज इट इज याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ कथन है जो याद करने पड़ेंगे। फिर मैकियावेली के सॉवरेनिटी रिलेटेड कुछ क्या थॉट है, संप्रभुता के बारे में क्या बोलता है। तो मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से संप्रभुता शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया है ना, वही मैं बोल रहा था। बोधिन है ना, स्पष्ट रूप से संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया है। इसने ये जरूर कहा है कि राज्य सर्वोच्च संस्था है, किंतु उसने राजा की शक्तियों के संबंध में जो कुछ लिखा है उसमें संप्रभुता का आभास होता है। अब चूंकि वो बोल रहा है कि राजा सर्वोच्च होगा या राज्य सर्वोच्च होगा, तो बट ऑब्वियस है कि वो यही ना बोल रहा है कि है ना, स्टेट को सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो धार्मिक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सोशल इंस्टीट्यूशन हो, आर्थिक इंस्टीट्यूशन हो, सबसे सुप्रीम रखा जाएगा। उसकी संप्रभुता एकात्म, लौकिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र चेतना से युक्त होती। अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी यह सीमित संप्रभुता को स्वीकार करता है। हर्नसा क्या बोलता है कि मैकियावेली राजा की शक्ति की अविभाज्यता से राष्ट्र राज्यों के आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। तो उसने जो शक्ति की अविभाज्यता बोली है कि नो डिवाइडेशन इन द पावर, या कि नो डिवीजन ऑफ पावर, से राज्यों के आगमन की पूर्व सूचना मिल जाती है। आगे चल के हम जब लोग बोधिन को पढ़ेंगे, बोधिन तो ख्याल अपने सिलेबस में है नहीं, लेकिन बोधिन थोड़ा सा उसको और क्लैरिफाई करता है। बेसिकली बोधिन क्या कहता है कि दो प्रकार की सत्ताएं होती हैं, दो प्रकार की सॉवरेनिटी होती है। एक होती है
धार्मिक संप्रभुता और दूसरी होती है राज्य की संप्रभुता। यानी एक जगह पोप या धर्म संप्रभु होगा और दूसरी जगह राज्य संप्रभु होगा। तो उसने संप्रभुता को 2 भागों में बाँट दिया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि कौन ज़्यादा संप्रभु होगा। तो वो बेसिकली थोड़ा-सा उसका जो टिल्ट था, उसका जो झुकाव था, वो पोप की संप्रभुता के ऊपर ज़्यादा था। इसलिए वो भी एक प्रकार से जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग है, जहाँ पर संप्रभुता का कॉन्सेप्ट आगे चल के हॉब्स पूरी तरह से देता है कि कोई भी संस्था हो, चाहे धार्मिक हो, है ना, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी संस्था हो, राज्य सर्वोच्च होगा। तो ये आगे चल के हॉब्स में ही पूरी तरह से परिणति इसकी होती है। तो ये थोड़ा-सा देखने का आपका नजरिया हो सकता है। कुक क्या बोलता है कि मैकियावेली का राजा जन कल्याण के लिए तानाशाह, किंतु स्वयं अपने सुख व लाभ हेतु निरंकुश शासक नहीं है। तो मैकियावेली का जो राजा है वो जन कल्याण के नहीं, अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है, लोगों की भलाई है, जनता की सुरक्षा है, उसके लिए तानाशाह हो सकता है, लेकिन अपने सुख सुविधा के लिए निरंकुश नहीं होगा राजा। राजा अपने सुख सुविधा के लिए किसी दूसरे की हत्या नहीं करेगा, ये बात भी है। तो उसका जो राजा है वो एक प्रकार से सद्गुणी भी होगा अपने लोगों के लिए। दूसरों के लिए यानी अपने लोगों को बचाव के लिए वो तानाशाह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने लोगों को जहां पर हित आए या कि अपने व्यक्तिगत हित के लिए वो दूसरों का कत्ल नहीं करेगा। मैकियावेली के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति संतुलन की राजनीति होनी चाहिए। शासन व संप्रभुता के प्रति उसका दृष्टिकोण मर्यादित, उपयोगितावादी एवं यथार्थवादी था। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल योगिज्म, यूनिवर्सल इगोइज्म यानी सार्वभौमिक अहमवाद की संकल्पना, सार्वभौमिक अहमवाद की संकल्पना, इसको देखते हैं ये क्या है। तो इसमें बेसिकली मैकियावेली मानता है कि सारे लोग बुरे होते हैं, सभी लोग लालची होते हैं, डरपोक होते हैं, शक्ति प्रेमी होते हैं, धन प्रेमी होते हैं, सभी के अंदर भय होता है, लोग कृतज्ञ होते हैं, है ना। तो ये चीजें वो बताता है। ये चीजें किसको बताता है? प्रिंस को बताता है कि लोग लालची होते हैं, डरपोक होते हैं, ना, शक्ति प्रेमी होते हैं, धन प्रेमी होते हैं, और शक्ति और धन प्राप्त करना लोगों की जो जो सारी चीजें हैं उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है। यानी शक्ति प्रेमी होना और धन प्रेमी होना दोनों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा शक्ति है तो आप ज्यादा धन अर्जित कर लेंगे, ज्यादा धन है तो ज्यादा शक्ति होगी, और इस प्रकार आप निरंतर अपना जो है तो सिस्टम फॉलो करते रहेंगे, है ना। तो लोग सबसे पहले क्या चाहते हैं? लोग सबसे पहले क्या चाहते हैं? लोग सबसे पहले सुरक्षा चाहते हैं, है ना। फिर धीरे-धीरे ये किसी भी व्यक्ति की एक प्राथमिक जरूरत हो सकती है, लोग सुरक्षा चाहते हैं, ये हमारी प्राथमिक नीड है। उसके बाद सुरक्षा मिल गई, अब लोग शक्ति चाहेंगे। शक्ति क्यों चाहेंगे? दूसरों के ऊपर हावी होने के लिए। तो इस प्रकार संसार 2 गुटों में बटा हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति जो सुरक्षा चाहते हैं या जो दूसरों पर हावी होना चाहते हैं, और दूसरे जो दूसरों को स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहते हैं। तो इसी प्रकार जो मैकियावेली है वो बताता है कि जो राजा है उसके पास है ना, जो व्यक्ति है उसके गुण हैं, है ना। इसमें भय होता है, घृणा होती है, भय होती है, घृणा होती है, प्रेम होता है और तिरस्कार होता है, तिरस्कार होता है, ठीक है ना। तो जो एक राजा है, जो अच्छा राजा होगा, वो लोगों को डरा के रखेगा, है ना, लोगों को डरा के रखेगा, लोगों को भय दिखा के रखेगा कि पाकिस्तान का अटैक होने वाला है ना, हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला है, या आंतरिक रूप से भी, है ना, कि हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो जो एक राजा होगा, जो एक अच्छा राजा होगा, वो तो सबसे पहले तो लोगों को तलवार दिखाएगा कि देखो इधर बढ़ो नहीं, तलवार है हमारे पास। दूसरी चीज वो उनको ये भी खतरा दिखाएगा कि अगर मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की तो तुम्हारे ऊपर आक्रमण भी हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, है ना। 2 चीज दिखाएगा, डर दिखा के रखेगा, और दूसरा वो अपने आप को इतना प्रेमी दिखाएगा कि वो, है ना, जनहितैषी है ना, वाह मोदी जी, है ना, मतलब ऐसा कि मतलब लोकप्रिय है राजा, मतलब राजा से बढ़ के कुछ है ही नहीं, राजा दानवीर है, राजा क्या तो नहीं है, राजा मतलब महान है ना। और घृणा और तिरस्कार, तो आपने देखा होगा कि कोई जो राजनेता जैसे मोदी जी किसी को घृणा नहीं करते, किसी का तिरस्कार नहीं करते, केवल 2 चीज है उनके अंदर, या तो वो भय दिखाते हैं पाकिस्तान का अटैक होने वाला है, या आंतरिक भय है, या तो उनके पास तलवार है, ईडी है, या कि ना, ये सब वैसे सेंस में बोला जा रहा है, इसको लिटरली इंटरप्रेशन नहीं करना है, समझाने के सेंस में बोला जा रहा है। और दूसरा प्रेम तो है ही, कितने प्रेमी हैं आप जानते हैं। तो यही बातें हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं तेज से कि सार्वभौमिक अहमवाद की संकल्पना। तो मैकियावेली के समस्त विचारों का आधार मानव स्वभाव है, तो वो ह्यूमन नेचर को सभी जो अपने विचार हैं उसको सेंटर में रख के, यानी ह्यूमन नेचर है उसको सेंटर में रख के अपने सभी विचार देता है। मानव मूलतः स्वार्थी, लालची, डरपोक होते हैं, उनमें कोई साधुता नहीं होती है, सभी मनुष्य दुष्चरित वाले व अनिवार्य रूप से स्वार्थी होते हैं। मानव आचरण की 2 प्रमुख प्रेरक शक्तियां हैं, पहला स्वार्थ है, दूसरा अहम बात है। इसके अलावा वह भय व संपत्ति से प्रेरित होता है।
मानवता एवं पशुता के अंशों से मिलकर बना है। तो हमने नरसिंह भगवान के बारे में पढ़ा है कि उसमें नर के भी गुण हैं और सिंह के भी गुण हैं। तो ये भगवान का मूल उद्देश्य है संपत्ति अर्जित करना। मानव का मूल उद्देश्य क्या है? संपत्ति अर्जित करना, यानी वह लालची होता है और संपत्ति सुरक्षा के लिए वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है। इसलिए मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति पिता की मृत्यु भूल सकता है पर पैतृक संपत्ति का विनाश नहीं। तो राजा को किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को नहीं चुराना चाहिए या नहीं उसको छुड़ाना चाहिए। पहली संपत्ति, दूसरा स्त्री। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रति एक व्यक्ति सेंटिमेंटल होता है। आप किसी की स्त्री ले जाएं, है ना, किसी का धन चुरा ले, है ना, तो एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है। सोचो कितनी बड़ी बात बोल रहा है मैकियावेली कि वन कैन फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज फादर बट नॉट द पैट्रिमनी। आप पैतृक संपत्ति उसकी ले लेंगे, उसकी स्त्री का क्षरण कर लेंगे, तो आप क्योंकि इससे क्या होगा कि एक राजा जन्म जन्म की शत्रुता है ना अपना लेगा। कोई व्यक्ति कब राजा को धोखा दे दे या कोई व्यक्ति कब है ना अपना रोल ना निभाए या कि अपना रोल निभा दे, है ना, राजा की पराजय में कहा नहीं जा सकता है। इसलिए पैतृक संपत्ति का विनाश नहीं होना चाहिए। वह प्रिंस को राय देता है कि राजा को कभी नागरिकों की संपत्ति व स्त्रियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मानव मस्तिष्क भूतकाल की पूजा करता है, वर्तमान की आलोचना करता है और बेहतर भविष्य की इच्छा करता है। मानव मस्तिष्क क्या होता है? भूतकाल की पूजा करता है, हम पहले ऐसे थे, हम पहले ऐसे थे। वर्तमान की आलोचना करता है, अरे यार क्या जीवन है, अरे यार क्या होता है यार, तो चल रहा है भाई, अब चल। बेहतर भविष्य की कल्पना करता है और है ना कल हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, जीआरएफ निकल जाएगा फलाने ढिकाना, तो अच्छे भविष्य की आलोचना करता है। लेकिन भविष्य की, ये वर्तमान की आलोचना करता है। यही सबसे बड़ी कमी। मनुष्य अपनी इच्छाओं की अपरिमितता की वजह से अपराध कर बैठता है। तो इसकी इच्छाएं अनंत है। इच्छाएं जब अनंत हैं, उसको आप प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं, तो क्या है? कत्ल करो, चोरी करो, डाका डालो, ये बात है। मानव स्वभाव परिवर्तनहीन है, यानी चेंजलेस है। वो ना हमने देखा था कि मैकियावेली हिस्टोरिकल मेथड अपनाता है, तो उसमें वो बताता है कि मानव का स्वभाव शुरू से लेकर अभी तक सेम ही रहा है। वो लालची है, क्रूर है ना, वो लोभी है ना, शक्ति प्रेमी है, धन प्रेमी है। तो अभी उसका स्वभाव बदला नहीं है ना, शुरू से ऐसा था, अभी भी ऐसा है और हमेशा ऐसा रहेगा। प्रिंस में लिखता है कि कोई पुरुष के बारे में यह सामान्यीकरण कर सकता है कि वे कृतज्ञ होते हैं, चंचल, झूठे और धोखेबाज होते हैं। वे खतरे से दूर रहते हैं और लाभ के लालची होते हैं। तो डिस्कोर्सेज में भी टिप्पणी है कि सभी पुरुष बुरे हैं और जब भी उन्हें अवसर मिलता है वे अपने सादे स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य के बुरे स्वभाव की जड़ उसका अडिग स्वार्थ है। वह स्वार्थ मुख्य रूप से आत्म संरक्षण व सुरक्षा की इच्छा से प्रकट होता है। जब सुरक्षा प्राप्त हो जाती है तो वे शक्ति चाहने लगते हैं ताकि वो दूसरों पर हावी हो सकें। इस प्रकार दुनिया उन लोगों में विभाजित है जो हावी होना चाहते हैं तथा जो हावी नहीं होने देना चाहते हैं। मैकियावेली के अनुसार राजनेता के प्रेरक उद्देश्य सदैव अहंकारी होने चाहिए, क्योंकि राजनेता हमेशा शक्ति चाहता है और जनता सुरक्षा। जहाँ प्लेटो व अरस्तु राजनीति को संयोग, सामान्य अच्छाई, जैविक अन्योन्याश्रितता यानी कि ऑर्गेनिक इंटरडिपेंडेंस वाली गतिविधि मानते हैं, वहीं मैकियावेली राजनीति को अनिवार्य रूप से शक्ति के लिए संघर्ष मानता है। मानव नैतिक तर्क की बजाय जुनून यानी पैशन के अनुसार कार्य करता है। ऐसे 4 जुनून जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, पहला है प्रेम, दूसरा है घृणा, तीसरा है भय, चौथा है कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार। मैकियावेली का मानना है कि प्रिंस को अभी सब समझा दिया गया है ना, ये मत कहिएगा कि पढ़े जा रहे हो। मैकियावेली का मानना है कि प्रिंस को प्रेम व भय को बढ़ावा देना चाहिए तथा घृणा व अवमानना से बचना चाहिए। प्रेम और भय को बढ़ावा देना चाहिए, घृणा व अवमानना से बचना चाहिए। प्रिंस को एक ही कला अच्छी तरह से आनी चाहिए और वह है सैन्य कला यानी आर्ट ऑफ वार, युद्ध कैसे लड़े। राजनीति केवल सत्ता पाने व रखने के बारे में है। तो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट गेटिंग पावर एंड कीपिंग इट फॉर ऑलवेज। अतः आवश्यक नहीं है कि एक अच्छा शासक अनिवार्य रूप से एक अच्छा व्यक्ति हो, है ना। एक अच्छा शासक अनिवार्य रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता है ना। तो हिटलर एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, लेकिन क्या एक अच्छा शासक नहीं था? ये सोचनीय विषय है। अपने देश के लिए तो था ही तत्कालीन समय में, ये बात भी है। मैकियावेली और हॉब्स का साम्य मानव चरित्र के संदर्भ में दिखता है। तो मैकियावेली और हॉब्स दोनों ही व्यक्ति को लोभी मानते हैं, लालची मानते हैं, डरपोक मानते हैं, शक्ति प्रेमी मानते हैं और धन प्रेमी मानते हैं। मैकियावेली के धर्म पर विचार देख लेते हैं। तो बेसिकली जो मैकियावेली है उसका धर्म के प्रति यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव, यूटिलिटेरियन यानी उपयोगितावादी है जहां तक धर्म का संबंध है। क्यों? क्योंकि ये धर्म का एज सच विरोध नहीं करता है, धर्म का विरोध नहीं करता है, कि धर्म विरोधी नहीं है वो, बल्कि उदासीन है। तो कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि बुरा है।
कोई व्यक्ति उदासीन भी तो हो सकता है, कोई व्यक्ति कुछ भी तो नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति धर्म को नहीं मानता है, इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म विरोधी है। तो जो मैकियावेली है वो धर्म विरोधी है, सॉरी धर्म विरोधी नहीं है, है ना? धर्म विरोधी नहीं, बल्कि वो धर्म के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखता है कि धर्म का राजा को पब्लिक में ऐसा आडंबर रचना चाहिए कि वाह कितने बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है ना, राजा कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, स्वयं राम मंदिर के उसमें आ रहा है ना, इस प्रकार का आडंबर बिल्कुल पूरी तरह से कि राजा जैसा धार्मिक कोई है ही नहीं। लेकिन मैकियावेली ये कहता है कि निजी जीवन में फर्क नहीं पड़ता कि आप धार्मिक है कि नहीं, आप भगवान को माने ना माने ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन आपको दिखाना कैसा है, दिखाना है कि आपसे बड़ा धर्मात्मा है ही नहीं। धर्म न केवल लोगों को एकजुट करता है, लोगों को नियंत्रित भी करता है। धर्म ये भी समझो आप कैसे नियंत्रित करता है। ये बताओ कि हम आज भी देखा जाए तो है ना, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ पार कर गई है और पुलिस वाले कितने हैं? मुश्किल से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख होंगे। फिर भी इतनी बड़ी जनसंख्या कैसे नियंत्रित हो रही है ना? तो धर्म क्या करता है ना? धर्म पाप का डर दिखाता है कि हम अगर किसी को मारेंगे पीटेंगे तो पाप हो जाएगा, तो भय दिखाता है, धर्म भय दिखाता है ना? कि है ना, आपने देखा होगा कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें बहुत सारे नरकों का वर्णन किया गया है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो इस नर्क में जाओगे, वैसा नहीं करोगे तो उस नर्क में जाओगे। तो जब क्या है ना, ये सब क्या है? यही सब है कि धर्म एक है ना, लोगों को बांधे रखता है, सीमित रखता है लोगों को, बहुत ज्यादा है ना, लोग अत्याचार ना करें। तो पहले धर्म का निर्माण इसीलिए एक इसका उद्देश्य ये भी था कि लोग अपने आप सदाचारित रहें, उनको पाप का, उनको भय का ऐसा डर दिखाओ तो अपने आप सदाचारित रहें। तो ये हम लोगों ने धर्म के बारे में मोटा-मोटा समझ लिया है। और जो मैकियावेली है वो चर्च को सभी बुराइयों का, यानी जो बुराई हैं वो चर्च को सभी बुराइयों का केंद्र मानता है। उसका मानना था कि जो इटली वासी हैं वो भ्रष्ट इसीलिए हो गए हैं क्योंकि चर्च का प्रभाव है। तो वही वेटिकन सिटी में चर्च बैठती थी, तो इसीलिए वो अब जहाँ पर बैठेगी चर्च तो उसके जो है ना, मतलब मौलवी क्या, उसके जो धर्मगुरु थे उन्हीं से तो प्रेरणा लेगी। जनता कहाँ से प्रेरणा लेगी? तो जैसी राजा होगी वैसा प्रजा होगा। तो यही है। तो धर्म को एज अ मीन्स यूज कर रहा है कौन? मैकियावेली। एज अ साधन यूज कर रहा है, साध्य नहीं। साध्य को कुछ दूसरा हो सकता है आपका। साध्य देश की सुरक्षा हो सकती है, देश की एकता हो सकती है, लेकिन साधन एज अ मीन्स। तो ऐसा कौटिल्य भी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, जब इंडियन थिंकर्स पढ़ेंगे। कौटिल्य भी कहता है कि अगर राजा के पास पैसे की कमी है तो मंदिर को तोड़ के वहां से पैसा ले लो, ये तक कौटिल्य बोलता है। तो ये सब है। और लोग ईश्वर से है ना, तो ऐसे लोग जो कि ईश्वर से नहीं डरते हैं, ऐसी सेनाएं जो धार्मिक नहीं होती हैं, वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। ऐसा देश जहाँ के लोग ईश्वर से नहीं डरते हैं, जहाँ की सेना धार्मिक नहीं है, वहाँ के लोग है ना, प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो यही बात है। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं पर अब वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। मैकियावेली, हम इटालियंस रोम के चर्च व उसके पादरियों के प्रति अनुग्रहित हैं कि उन्होंने हमें अधार्मिक व बुरा बनाया। हमें अधार्मिक एवं बुरा बनाया है। क्यों? क्योंकि हम अधार्मिक हैं और बुरे हैं, इसीलिए अब हम लोग एक निरंकुश तंत्र के अंदर आ जाएंगे और वो हमें अब डंडे के दम पर सही करेगा। ये बात है। चर्च ने हमारे देश को विभाजित कर रखा है। वही 5 प्रिंसिपैलिटियां थी ना। मैकियावेली चर्च विरोधी अवश्य था पर धर्म विरोधी नहीं था। ये देखिए, वह धर्म को राज्य सत्ता के सफल संचालन का एक आवश्यक साधन मानता है। राज्य साध्य है, धर्म उसका साधन है। राज्य अल्टीमेट गोल है और धर्म एक साधन है, एक टूल है। धर्म के प्रति उसका रुख उपयोगितावादी था कि लोग धर्म के भय के कारण नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर में रहते हैं। लोग राजा की बजाय देवताओं से ज्यादा डरते हैं, है ना। तो आपने अभी भी देखा होगा कि लोग भूत प्रेत इनसे ज्यादा डरते हैं, भगवान ज्यादा डरते हैं ना। लोग है ना, कोई व्यक्ति आ जाए कहे हम तुमको 4 थप्पड़ मारेंगे तो कहें हम 10 मारेंगे तुमको, है ना। लेकिन ऐसे कहेंगे भूत आने वाला, भूत आने वाला, तो आप डर जाओगे। यही बात होती है। मैकियावेली क्या कहता है कि जिस देश के लोग ईश्वर से नहीं डरते हैं वह विनाश के पथ पर अग्रसर होता है। मैकियावेली, जहाँ धर्म होता है वहाँ सेनाओं को अनुशासन में तैयार करना और अनुशासित करना बहुत आसान होता है। इसके विपरीत जहाँ सेनाएं तो होती हैं पर धर्म नहीं होता, वहाँ अनुशासन लागू करना टेढ़ी खीर बन जाता है। हमने देखा होगा कि जब 1527 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें जो बाबर है उसने है ना, जिहाद का नारा दिया था, इसीलिए कि सेनाएं उत्साहित हो जाएं और लड़ें और जीतें। मैकियावेली ने डिस्कोर्स में लिखा है कि धार्मिक परंपराओं का पालन गणतंत्रों की महत्ता का कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना राज्य के विनाश को जन्म देती है। डनिंग
मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं बल्कि धर्म व नैतिकता के प्रति उदासीन है। तो वही बात है, हमने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा है। तो अगर मैकियावेली राजनीति में के प्रति उदासीन है, राजनीति के प्रति ना तो वो नैतिक है ना तो अनैतिक है, उदासीन है, भाई हमको इस मैटर में बोलना नहीं, क्या करोगे? ये भी बात तो होती है ना। तो यहाँ ये बात है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट थर्ड पार्ट के साथ खत्म करेंगे मैकियावेली को। हाँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग छोटे वीडियो तो देखते नहीं, तो लंबे कहाँ से देखेंगे, इसलिए चलते हैं, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। थैंक यू